हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अबाउट सेल ऑर्गेनल, यानी कि हम लोग कोशिका अंगक वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम लोग समझेंगे कि कोशिका में कौन कौन से अंगक होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उसी टॉपिक को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ द सेल। कोशिका का मुख्य अंग होता है केंद्रक, क्योंकि यही विभाजन यानी कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। और ब्रेन ऑफ सेल यानी कि हम लोग इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो एक न्यूक्लियस के पास ही होती हैं। जब हम न्यूक्लियस यानी केंद्रक को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद ज़रूरी होता है कि हम समझें कि केंद्रक के डेवलपमेंट के बेसिस पर जो सेल होती है वो कितने टाइप्स की होती है। केंद्रक जो है उसके विकास के आधार पर जो कोशिका होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में एक डिफरेंस के थ्रू हम लोग दोनों को साथ में ही समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले यानी सेल ऑर्गेनल को स्टार्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं टाइप ऑफ सेल। तो दो तरह के सेल्स होती हैं, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, दो तरह के सेल्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इंग्लिश में भी इसे प्रोकैरियोटिक ही कहते हैं। तो इंग्लिश में भी इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सेकेंड टाइप हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका अथवा यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है पुराने टाइप के सेल्स। ठीक है, पुराने टाइप के सेल यानी कि पुराना जिस कोशिका में पुराने तरह का यानी कि पुराने प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ पर जो डिफरेंस बता रहे हैं वो हम लोग केंद्रक यानी कि केंद्रक के विकास के आधार पर ही बता रहे हैं कि केंद्रक जो है वो कितना विकसित है। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये जो सेल्स हैं वो अब नहीं रहे। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हीं से डेवलप होकर के हमारे यूकैरियोटिक सेल बनी हुई हैं। बात समझ में आई? तो प्रोकैरियोटिक सेल भी इसी इन्वायरमेंट में अभी होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन ब्लू एल्गी में हम बात करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह में बात करते हैं, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कई सारे, उनमें हम देखते हैं कि उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, और बहुकोशिकीय यानी कि जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उन सभी में हमारे यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव जंतु जैसे कि प्लांट सेल्स हो गए, हम हो गए, है ना। तो इस तरह से उनमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें यानी कि हम इसे अगर दो भागों में बांटें तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम एक तो बोल सकते हैं कि ये प्रो प्लस कैरियोट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, प्रो प्लस कैरियोट से मिलकर बना है। प्रो यानी कि हम बोल सकते हैं प्रोटो या फिर प्रोटो का मतलब होता है पुराना यानी प्राचीन, है ना। जैसे हम लोग अपनी हिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं ये वर्ड कि प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें जो होती हैं, प्राचीन जो चीज़ें होती हैं, है ना, उनके लिए हम प्रो वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें, पहले की चीज़ें। तो प्रो का मतलब होता है पुराने टाइप का या फिर प्राचीन, या फिर हम इसको प्रिमिटिव बोल सकते हैं, प्रिमिटिव या फिर प्राचीन या फिर पुराना। ठीक है, और कैरियोट का सिंपली या फिर कैरियोट या फिर हम इसको कैरियन बोल सकते हैं। तो कैरियोट या फिर कैरियन का मतलब होता है केंद्रक यानी कि हमारा न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जिसमें केंद्रक जो होता है वो अविकसित होता है, यानी कि उसका इतना विकास नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो पाया, सॉरी, तो उसी को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर वेल डिफाइंड, ठीक है, और विद सेल वॉल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही यहाँ पर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं।
सिर्फ केंद्रक की बात ही यहाँ पर नहीं की जा रही है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स यानी कि बाकी सारे जो कोशिकांग होते हैं वो भी अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी एक सेल में पाए जाते हैं बेसिकली, वो सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट होता है और ये डिफरेंस हम लोग अभी समझ लेते हैं, ठीक है, लिख करके। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी डिफरेंस लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है साइज़ की। साइज़ बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि साइज़ हमें बताता है कि कितना बड़ा साइज़, तो जितना बड़ा साइज़ होगा तो उसमें ऑर्गेनल्स वगैरह सब चीज़ होंगी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो डेवलप्ड होगा। और साइज छोटा होगा तो हम कह सकते हैं कि वो छोटा साइज़ है, ठीक है, इतना विकास उसका नहीं हो सका है। ठीक है, तो इसका जो साइज़ होता है यानी कि इसका जो आकार होता है वो लगभग छोटा होता है। आकार छोटा होता है यानी कि स्मॉल होता है। कितना होता है, ऐसे हम मानकर चलते हैं कि इसका 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है साइज़ जो होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की हम बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो साइज़ होता है वो कितना होता है, लार्ज होता है, यानी कि बड़ा साइज़ होता है। अब उन्होंने बड़ा बता दिया तो यहीं पर उन्होंने ये बता दिया है, कंफर्म कर दिया है कि साइज़ इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका के मुकाबले बड़ा होगा। तो लार्ज होता है, कितना लार्ज होता है, लगभग हम इसको भी मान के चलते हैं कि ये 15 to 500 माइक्रोमीटर होता है। कितना, 15 to 500 माइक्रोमीटर। और जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ पर साइज़ जो है वो छोटा होता है, कहाँ तक, 1 to 10 माइक्रोमीटर, है ना। और जबकि यहाँ पर 15 से 500 माइक्रोमीटर यहाँ पर साइज़ हमें देखने को मिलता है, किसका, कोशिका का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आकार की हमने बात कर ली। सेकंड हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे मुख्य कारण जो होता है वो ये होता है कि इसका जो केंद्रक होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। जैसे कि हम लोगों ने केंद्रक के बारे में समझा था पिछली वीडियो में, डिटेल में हमने समझा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि केंद्रक जो है, जैसे जिस प्रकार से कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसी प्रकार से केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। बट यहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो अनुपस्थित केंद्रक झिल्ली होती है इसमें, केंद्रक झिल्ली, और इसी कारण केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं केंद्रक जो है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कोशिका के जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें तैरता रहता है। ठीक है, वैसे तैरते तो उसके सारे अंगक हैं, लेकिन आप समझो कि केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, ठीक है, क्रोमोसोम होंगे, तो वो भी किस टाइप से होंगे, है ना। तो इस तरह से केंद्रक के चारों ओर बाउंड्री नहीं होती, जैसे सेल के अंदर बाउंड्री हमने देखी थी। सेल में एक बाउंड्री होती है, सेल में जो कि अभी यूकैरियोटिक कोशिका में बताऊंगी मैं कि उसमें जो केंद्रक होता है उसके ऊपर एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, यानी कि जिसको हम लोग सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अनुपस्थित केंद्रक झिल्ली, इसी कारण यहाँ पर जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की जो केंद्रक होता है उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉइड बोला जाता है, न्यूक्लियॉइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। ओके, जबकि हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, निश्चित एवं केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं थी केंद्रक के ऊपर, तो इसीलिए उसको हम लोग न्यूक्लियॉइड बोल रहे थे। बट यहाँ पर न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है, जो कि एक डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड होता है। ठीक है, बाउंड्री उसके चारों तरफ होती है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, किसके ऊपर, किसके सरफेस पर, न्यूक्लियस के सरफेस पर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्दर हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है, अभी वो क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों ने पहले बताया था, जब मैंने केंद्रक के बारे में समझाया था तब मैंने बताया था कि क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र जैसी कोई चीज़ होती है। जीन क्या करेंगे, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, आनुवंशिक पदार्थ को डीएनए लेकर जाएगा। ठीक है, तो आनुवंशिक इकाई जो होती है वो जीन होती है ना। तो जीन क्या करेगी, उस आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित करने का काम करेगी, है ना। बट यहाँ पर क्रोमोसोम क्योंकि
और हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर जो हैं, जो ऑफस्प्रिंग होती है यानी कि जो संतति होती है, जो संतान होती है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो माता और पिता दोनों के होते हैं, है ना। और तो दोनों के होते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो गुणसूत्र हैं वो माता के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र दोनों में से कैरेक्टर्स आए होंगे, दोनों के गुणसूत्रों में से ही कैरेक्टर्स आए होंगे। बट यहाँ पर क्योंकि क्रोमोसोम एक ही है, जबकि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र क्रोमोसोम का नंबर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, भले एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, केवल एक होती है। तो इसमें केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। लेकिन इसमें हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स में तो इसमें एक से ज़्यादा होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एक से ज़्यादा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है वो मुगलन या फिर विखंडन विधि के द्वारा होगा, ठीक है। या तो उसमें मुगलन की क्रिया होगी यानी बर्ड्स बनेंगे सेल के ऊपर, ठीक है, वो अलग होंगे, है ना, और या फिर विखंडन विधि के द्वारा होगा, ठीक है, या फिर सेल जो है वो टूट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, सेल जो है वो अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन विधि द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। बात समझ में आई। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो यहाँ पर जो डिवीज़न है, सेल डिवीज़न जो है वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होता है, जैसे कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ अभी इसके बारे में हम समझेंगे, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, जब चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक भी चैप्टर के लास्ट में ही है, ठीक है। क्योंकि लास्ट यानी कि सेल ऑर्गेनल्स का टॉपिक हम लोग खत्म कर लेंगे, सारे अंगक जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को दोनों को समझेंगे। तो यहाँ कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा जो श्वसन तंत्र होता है यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो इसमें हम यहाँ पर यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनमें रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है यानी श्वसन की जो क्रिया होती है वो किस में होगी, प्लाज्मा झिल्ली में होती है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है। तो श्वसन जो है वो किस में होता है, प्लाज्मा झिल्ली में होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात करें तो यहाँ पर श्वसन जो है, श्वसन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है, जिसे हम लोग ऊर्जा गृह बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पे लिख दें हम लोग, तो इसको रफ कर देंगे, ठीक है, चलो यहीं लिख देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो चीज़ होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कि इसमें झिल्ली युक्त, एक पॉइंट बना करके लिख लेना, ठीक है, इसमें झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, जैसे कि गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें जो है लाइसोसोम वगैरह, ठीक है, उन पे कोई भी झिल्ली नहीं होती, और झिल्ली यानी कि वो झिल्ली युक्त जो भी अंगक होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होंगे वो। बट यहाँ पर क्या होता है, झिल्ली युक्त
अंगक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बस एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर तो हमारे सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एग्जांपल, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो किस में होंगे? ये हमारे होते हैं बैक्टीरिया में। ये एग्जांपल्स मैं लिख रही हूँ, ठीक है, बैक्टीरिया और ग्रीन ब्लू एल्गी में, ग्रीन ब्लू एल्गी यानी कि बैक्टीरिया जीवाणु में, और ग्रीन ब्लू एल्गी यानी नीलहरित शैवाल जो होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स हमारे प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है, और इसके अलावा कवक में, ठीक है, और प्लांट एंड एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एनिमल सेल, एनिमल सेल्स। तो ये एग्जाम्पल हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, इतना ही आएगा आपके एग्जाम में भी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, तो इसको नोट करो। फिर हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आज हमें पढ़ना है अंगक, कोशिका अंगक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। तो अब हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में इसे बोलते हैं ER। ठीक है, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने से पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि कैसी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोगों ने केंद्रक के बारे में जब समझा था तो याद कीजिए कि मैंने आपको ये बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो केंद्रक की जो दूसरी लेयर होती है, दोहरी लेयर यानी कि दोहरी परत होती है केंद्रक के ऊपर, है ना। तो जो बाहर वाली आउटर जो लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, उसी से हमारी एक अंगक जुड़ा रहता है कोशिका का, जिसे हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क होता है हमारा, क्योंकि वो एक नेटवर्क होता है। आप देखोगे किस तरह से, तो देखो बहुत इजी डायग्राम इसका बनाती हूँ मैं। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस केंद्रक। हमने समझा था कि ये जो है वो दोहरी झिल्लियों से बना रहता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, क्योंकि दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इनके बीच में एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। जिस भी पदार्थ का निर्माण होगा वो इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस के थ्रू ही केंद्रक से बाहर निकलेगा, है ना। हमने इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बारे में भी समझा था। तो जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस यानी कि आउटर लेयर से ही स्टार्ट होती है। तो अब पेरीन्यूक्लियर स्पेस के थ्रू यहाँ पर इसी से चिपकाते हुए हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हमारी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डायग्राम होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा क्या है? हमारा एंडोप्लाज्मिक यानी कि ER है। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। अब ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो 3 भाग होते हैं इसके। एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वेसिकल्स और तीसरा होता है हमारे टिब्यूल्स। ठीक है, तीनों के बारे में समझेंगे।
सबसे पहले तो ये समझ लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो ये एक तरह का नेटवर्क होता है। सबसे पहली चीज़ तो यह एक नेटवर्क की तरह दिखता है, आप देख सकते हो एक नेटवर्क की तरह दिखता है। हम यहाँ इसकी ऑरिजिनेशन की बात करें तो ऑरिजिनेशन तो इसका स्टार्ट होता है पेरिन्यूक्लियर स्पेस से। केंद्रक की जो बाहरी परत होती है, बाहरी जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहाँ पे खत्म होता है, हो सकता है कि ये कहाँ तक रहे, ये हमारी पूरी सेल की जो लेयर होती है यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है या फिर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उससे ये जुड़ी रहे। तो बहुत पूरी तरीके से पूरी सेल में ये फैली रहती है। बात समझ में आई? तो ये क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। दूसरी चीज यह है कोशिका का कंकाल कहलाती है। तरह से उसे यांत्रिक सहारा देती है, किसको, कोशिका को, ठीक है, उसे सिकुड़ने से बचाती है जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो, ठीक है। तो ये कंकाल का काम करती है, किसके, कोशिका के कंकाल यानी कि उसके स्केलेटन का काम करती है। तीसरी चीज जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो 3 भागों में बटी रहती है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। एक चीज़ की और कमी है यहाँ पर, जो हमारी ये मॉलिक्यूल की देखो 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ये है, ठीक है, ये अलग टाइप है और ये अलग टाइप है, 3 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। दूसरी चीज़ परिवहन में, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। में सहायता करता है। एक तरह से हम देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो न्यूक्लियर में, क्योंकि हमारे केंद्रिका में जैसे कि हमारे जो राइबोसोम्स जो है उनका संश्लेषण होता है, राइबोसोम्स बनते हैं। और राइबोसोम जो है वो क्या है, बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री है ना, कि प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण भी जो है वो किस में होगा, राइबोसोम में होगा। केंद्रक में जो राइबोसोम होंगे केंद्रिका में, उनसे जो भी मटेरियल बनेगा वो पदार्थ क्या करता है, केंद्रक से वो अन्य भागों में, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, अन्य भागों में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी तो अलग अलग पार्ट्स में वो क्या होगा, उसे हम लोग सिक्रीट करेंगे, उसे हम लोग पहुँचाएंगे। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट का भी क्या करता है, काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, तो उसमें भी मदद करेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या काम करती है, वो नलिकाओं का निर्माण करती है, वो हमारी झिल्लियों का निर्माण करती है। जैसे ये केंद्रक झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है, और भी जितने अंगक होते हैं तो उन सबकी झिल्लियों का निर्माण जो है वो किनके द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। क्योंकि अभी हम समझेंगे कि जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, हमारे लिपिड का संश्लेषण करते हैं। और हमने अभी तक पढ़ा है कि जो हमारी झिल्लियाँ होती हैं, जैसे कि हम कोशिका झिल्ली की बात करें या केंद्रक झिल्ली की बात करें, जो कि लिपिड के थ्रू ही बनती है ना, लिपिड के द्वारा ही बनती है। तो लिपिड का फॉर्मेशन भी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जो कि हमारी झिल्लियों के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग देता है, ठीक है। तो झिल्लियों के निर्माण में भी, ठीक है, झिल्ली के निर्माण में सहायक, जिसे हम लोग बायोजेनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस बोलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारा निराविषीकरण में भी सहायता करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी के द्वारा क्या होता है, निराविषीकरण यानी कि ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, निराविषीकरण, ठीक है। निराविषीकरण यानी फिर डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन ड्रग वगैरह होंगे, नशे वगैरह चीज़ जो कि बॉडी को टॉक्सिन्स वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर बॉडी में ड्रग वगैरह चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, जो कि बॉडी को हार्म कर सकती हैं। तो उन सब चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने का भी जो काम होता है, सेल्स से बाहर निकालने की जो भी पावर होती है वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं इसमें, कि जो भी ड्रग वगैरह चीज़ें होंगी, जो भी ऐसी विष होंगे, जो भी ऐसे टॉक्सिन्स होंगे, उनको बॉडी से निकालेगा कौन, ठीक है, वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये काम करते हैं। तो सेल से उन सब चीज़ों को, टॉक्सिन वगैरह को निकालने का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन या फिर निराविषीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो मसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें
प्लस आयन जो हैं इनका निर्माण होता है, ठीक है। ये जो आयन्स होते हैं इनका क्या होता है, संश्लेषण होता है, इनका निर्माण होता है। तो Ca2 प्लस आयन जो होते हैं इनका क्या होगा, निर्माण होता है, या फिर इनको संग्रहित किया जाता है कहाँ पर, जो हमारे मसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें। तो Ca प्लस आयन्स का स्त्रावण हम बोल सकते हैं, स्त्रावण होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, स्त्रावण जो कि किस में काम करते हैं, पेशी संकुचन में सहायता करते हैं। किसमें, पेशी संकुचन में सहायता प्रदान करते हैं। ये सब काम होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके अलावा भी कई सारे काम है जब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके कितने भाग होते हैं, ठीक है।